एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करें। लाओस में फंसे 17 भारतीय अब घर लौटेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात की जानकारी दी है। देश विदेश हर जगह काम करती है मोदी की गारंटी, वो इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं। तो देखिए, लाओस में जो फंसे हुए थे 17 भारतीय, अब उनको वापस लाने की तैयारी है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मोदी की गारंटी हर जगह पर काम करती हुई नजर आती है। यहाँ पर ही मोदी की गारंटी काम करेगी। लाओस में दरअसल 17 जो भारतीय वो फंसे हुए थे, जिनके अब भारत वापसी की तैयारी की जा रही है और अब वो स्वदेश वापस लौटने की तैयारी में है। उनके लिए जो तमाम प्रयास थे वो सफल हो चुके हैं। और ख़ास बात यह है कि जो 17 भारतीय फंसे हुए थे वो लगातार अपील कर रहे थे कि उनको किसी भी तरीके से यहाँ से बाहर निकाला जाए। और आखिरकार सरकार ने उनकी इस अपील को सुना भी और उस पर काम भी किया और अब आखिरकार उनको वापस लाने की तैयारी। और इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मोदी की गारंटी यहाँ पर भी चलती है। चलिए, और अब आगे बढ़ेंगे। बात होगी मालदीव की, जहां पर उसके तेवर अब ढीले कुछ पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारत की दरियादिली पर कहा है अब मालदीव्स ने कहा है शुक्रिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले हैं हम पड़ोसी प्रथम की नीति को लेकर प्रतिबद्ध है। बीते दिनों देखा आपने किस तरीके से मालदीव और भारत के बीच में कैसे तनाव चला और उसके बाद अब जो मालदीव्स के तेवर है वो थोड़े से अब ढीले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि हमारी जो नीति है वो है पड़ोसी प्रथम की नीति, उसको लेकर हम प्रतिबद्ध भी लगातार है। बिल्कुल, देखिए इसका जिक्र अखबार में भी, मालदीव के तेवर ढीले, भारत की दरियादिली पर कहा शुक्रिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले हम पड़ोसी प्रथम की नीति को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और मालदीव में तेजी से बढ़ते निर्माण उद्योग के लिए महत्वपूर्ण नदी, रेत और पत्थर का कोटा 25% बढ़ाकर 1 से 10 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया और अंडे, आलू, प्याज, ये तमाम जो चीजें हैं 5% की वृद्धि हुई और इसके अलावा गत वर्ष भी भारत ने इन वस्तुओं के निर्यात पर विश्वव्यापी प्रतिबंध के बावजूद मालदीव को चावल, चीनी और प्याज का निर्यात जारी रखा था। देखिए, जमीर के बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और स्वागत किया है। भारत अपनी पड़ोसी प्रथम और सागर नीतियों के प्रति प्रतिबद्ध है और सागर नीति हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग की भारत नीति का सिद्धांत है। ये एस जयशंकर का बयान। आगे बढ़ते, मैक्सिको ने इक्वाडोर के साथ समाप्त किया राजनयिक संबंध। इक्वाडोर में मैक्सिको के दूतावास में दरअसल ये खबर मिल रही कि पुलिस घुसी थी और इक्वाडोर के पूर्व उपराष्ट्रपति ग्लास को हिरासत में इस बाबत लिया गया। अपराधी को खुलेआम घूमने की अनुमति नहीं है, नोबोआ की तरफ से टिप्पणी की गई है। तो मैक्सिको से खबर, जहां पर इक्वाडोर से राजनयिक संबंध तोड़ने की खबर है और सबसे बड़ी बात, पूर्व उपराष्ट्रपति ग्लास को हिरासत में लिया गया। अपराधी को खुलेआम घूमने की अनुमति नहीं है, नोबोआ की तरफ से ये टिप्पणी उपराष्ट्रपति को लेकर फिलहाल की गई है। बढ़ते खबरों में आके देखिए, ईसीआई ने आगाह किया है। दरअसल राजनीतिक विज्ञापन को अखबार में सुर्खियां बनाने से बचे, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया है। पार्टी विशेष की जीत के अनुमान पर पाबंदी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आगाह किया है और ये कहा गया है कि पार्टी विशेष की जीत अनुमान पर पाबंदी, राजनीतिक एड और अखबार की सुर्खियां ना बनाएं और पार्टी विशेष की जीत के अनुमान पर पाबंदी, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बात होगी असम की। असम में चुनाव जनसभा के दौरान सी हेमंता का अलग ही अंदाज भी नजर आया। सी हेमंता का अलग अंदाज, स्टेज पर वो डांस करने लगे, स्टेज पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ में वो संगीत की धुन पर झूमते हुए नजर आए। देखिए, फायर ब्रांड नेता हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, लगातार कई मोर्चों पर खुलकर बात करते हुए नजर आते हैं और इस बार स्टेज पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। उनका अलग ही अंदाज नजर आ रहा है। तो देखिए, ये मुख्यमंत्री का एक अलग ही अंदाज आप देख रहे हैं। यहाँ पर लोगों के साथ में किस तरीके से वो एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों के साथ में किस तरीके से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आमतौर पर हर नेता की अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है। जब आप हेमंता बिस्वा शर्मा की बात करते हो, हेमंता बिस्वा शर्मा भी अलग अलग तरीकों से लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर भी वो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जब उन्होंने मंच पर ही संगीत पर लोगों के साथ में झूमना शुरू कर दिया। नेताओं के साथ साथ संगीत पर वो झूमते हुए नजर आए।
तो असम की ये क्षेत्रीय भाषा है और उसमें फिलहाल झूमते हुए सीएम हेमंता और बिस्वा शर्मा फिलहाल ये नजर जोरहाट निर्वाचन क्षेत्र था जहां पर ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था। यहाँ पर मोदी सरकार को लेकर संगीत बजा तो वो मुझे लगता है खुद को रोक नहीं पाए। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। बात अब कांग्रेस की जीत की आस, जयपुर से चुनावी शंखनाद। राजस्थान से कांग्रेस का चुनावी शंखनाद कल हुआ। जयपुर में खड़गे, सोनिया, प्रियंका गांधी मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित उनके द्वारा किया गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कांग्रेस भी अब चुनावी मैदान में उतर चुकी है, प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। दरअसल आपको बता दें, इस दौरान जमकर प्रचार प्रसार के दौरान संबोधन में निशाना भी साधा गया। कहा गया कि वीरों और देशभक्तों के इस महान प्रदेश के प्रतिनिधि के तौर पर इस कार्यक्रम में आपके बीच आकर अपार गर्व हो रहा है। सोनिया गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि ये देश कुछ लोगों की जागीर नहीं है। तो ये वो कहती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि देश से बड़ा कोई और नहीं हो सकता, अन्याय के खिलाफ हमें एकजुट होना है, लोकतंत्र आज खतरे में है, संविधान बदलने की साजिश हो रही। तो ऐसी तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए कांग्रेस की जो पार्टी है वो नजर आई। क्योंकि देखिए, एक तरफ जहां बीजेपी बहुत पहले ही चुनावी प्रचार प्रसार का आगाज कर चुकी है और अब कांग्रेस ने कल से जयपुर से ये शंखनाद किया है, चुनावी शंखनाद। देखिए, कांग्रेस ने जारी की एक और लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट और 6 उम्मीदवार इसमें है। 6 उम्मीदवारों की लिस्ट है, इस वक्त आपको दिखा भी रहे हैं। ग्वालियर से बात करें, प्रवीण पाठक को उतारा। खंडवा से नरेंद्र पटेल को टिकट दी और दक्षिण गोवा की बात करें तो कैप्टन विराटो फर्नांडिस उम्मीदवार बनाए गए हैं। ये आपको फिलहाल बड़ी खबर के तौर पर हमने कल भी जानकारी दी थी, लेकिन आज जब हम अखबारों के पन्ने पलट रहे हैं जहां पर राजनीति से जुड़ी हुई या फिर लोकसभा चुनाव को लेकर खबरें हैं, तो हर अखबार में ही इस खबर को लेकर जानकारी। और लोकसभा उम्मीदवार अभी भी काफ़ी रह गए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी मंथन बाकी है, कुछ सीट्स ऐसी जहां पर फिलहाल फैसला कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही है। लेकिन एक और लिस्ट फिलहाल यहां पर जारी की गई जिसमें कुल 6 उम्मीदवारों की ये लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। ग्वालियर का इसमें ऐलान कर दिया गया कि वहां से कौन लड़ेगा, फिर खंडवा से भी कौन आखिर उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी का, ये आपको बता रहे हैं। दक्षिण गोवा से कैप्टन विराटो फर्नांडिस को भी फिलहाल टिकट दिया गया है। आगे बढ़ते रंजना, बढ़ते खबरों में आगे बात राजस्थान की कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान में कांग्रेस ने कैंपेन कमेटी का गठन किया है और अशोक गहलोत कमेटी के अध्यक्ष चुने गए हैं। सीपी जोशी को उपाध्यक्ष चुना गया और इसे लेकर कांग्रेस की तरफ से देखिए ये लिस्ट भी जारी कर दी गई है। कैंपेन कमेटी की अगर बात करें तो कुल 32 नाम इसमें शामिल हैं। तो राजस्थान में कांग्रेस कैंपेन कमेटी का गठन और इसे लेकर कांग्रेस की तरफ से प्रेस रिलीज जारी करते हुए ये लिस्ट जारी करते हुए इन तमाम नामों का जिक्र अशोक गहलोत कमेटी के अध्यक्ष चुने गए हैं। सीपी जोशी की बात करें तो उपाध्यक्ष इन्हें बनाया गया है और कैंपेन कमेटी में कुल 32 लोग शामिल हैं। पूजा, देखिए बिल्कुल, तो अशोक गहलोत कमेटी के अध्यक्ष चुने गए हैं। राजस्थान में कांग्रेस कैंपेन कमेटी का गठन हो चुका है। सीपी जोशी को उपाध्यक्ष इसमें चुना गया। वो लिस्ट इस वक्त आप देख रहे हैं जिसमें अशोक गहलोत का नाम है, सीपी जोशी का नाम इसमें है। कैंपेन कमेटी की बात करते हैं तो यानी यहाँ पर जो कैप्टन रहेंगे, जो कप्तान रहेंगे वो अशोक गहलोत है क्योंकि उनके हाथ में कमान रहेगी। सीपी जोशी को उपाध्यक्ष चुना गया है और कुल मिलाकर राजस्थान की 25 सीटों पर कांग्रेस भी फोकस करती हुई नजर आ रही है। लेकिन पिछले दो चुनाव की अगर बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इन 25 सीटों पर खाता नहीं खोल पाई। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे महाराष्ट्र से आ रही सूत्रों के हवाले से इस बड़ी खबर की। बीजेपी में लौट सकते हैं एकनाथ खड़से। अभी एनसीपी शरद पवार गुट में है। महाराष्ट्र के बड़े ओबीसी नेताओं में उनकी गिनती होती है। देखिए, आप लगातार जान रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में हर महीने में 2 महीने में कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा घटनाक्रम घटता है। इस बीच खबर यह है कि एकनाथ खड़से भी बीजेपी में लौट सकते हैं। सोर्सेज के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ी बात यह है कि ओबीसी नेताओं में उनका नाम काफ़ी बड़ा है और सोर्सेज के हवाले से खबर ये मिल रही है कि अभी वो भले शरद पवार के साथ में, लेकिन चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि उनकी जो बात है वो बीजेपी के साथ में हो रही है और बीजेपी में वो लौट सकते हैं। आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि बात अगर की जाए महाराष्ट्र की तो बीजेपी के साथ में एकनाथ शिंदे हैं, बीजेपी के साथ में अजीत पवार है। दोनों ही पार्टी के प्रमुख नेता रहे और पार्टी के ज़्यादातर लोग इधर आ चुके हैं। यहाँ तक कि शिवसेना की बात करें तो जीत भी एकनाथ शिंदे को मिली चुनावी चिन्ह को लेकर या तमाम और हकों को लेकर। तो ऐसे में अब एक एक करके कई नेताओं के इस तरफ आने का सिलसिला जारी है। यहाँ तक कि कांग्रेस के नेता भी आपको याद होगा वो तक अभी हाल ही में अभी साथ में आ जाते हैं। तो इस तरीके से कई नेताओं के बीजेपी में आने का सिलसिला जोरों से चल रहा है। अशोक चव्हाण आ गए और अभी चर्चा ये चल रही है कि एकनाथ खड़से जो हैं वो भी बीजेपी में आ सकते हैं और वो भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि अभी फिलहाल वो एनसीपी शरद पवार गुट में है। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे।
एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, थम सकता है निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र भाटी का सफर। दरअसल बाड़मेर जैसलमेर सीट से उम्मीदवार है रविंद्र सिंह भाटी। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी। बीजेपी ने चुनाव आयोग में लेकिन शिकायत कर दी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने क्या आरोप लगाया। बीजेपी की तरफ से बड़ा आरोप इसमें लगाया गया है। राजस्थान बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य हैं योगेंद्र सिंह तंवर ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को शिकायत देकर कहा है कि भाटी स्वयं को बीजेपी का प्रत्याशी बताने वाले पोस्टर प्रसारित कर लोगों को गुमराह करने का प्रसार कर रहे हैं। यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। तो ये आरोप बीजेपी की तरफ से इसमें पूरा लगाया गया है और इसलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मुश्किलें रविंद्र भाटी की आने वाले समय में बढ़ जाए। राजस्थान में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में उनके खिलाफ बीजेपी ने शिकायत की और ऐसे में हो सकता है कि कुछ बड़ा निर्णय लिया जाए आने वाले समय में। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले से जुड़ी हुई खबर, जहां मनीष सिसोदिया को फिलहाल राहत मिलते हुए नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ गई है। 18 अप्रैल तक अब उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने का फैसला हुआ। कोर्ट में उनकी पेशी थी शराब घोटाले मामले को लेकर। उम्मीद उनको ये थी कि हो सकता है आज राहत मिल जाए। जिस तरह से आपने देखा है कि संजय सिंह को राहत मिली, लेकिन फिलहाल उनको राहत नहीं मिल रही है और आने वाले समय में उनकी मुश्किलें ऐसे ही बढ़ने वाली है। तो आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शनिवार को अदालत ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत अब 18 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है और इस दौरान राउंड रेवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने दस्तावेज की जांच में देरी पर दोनों पक्षों से सवाल पूछे हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि वही सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रिहा राज्यसभा सांसद संजय सिंह की भी खबर है, जो अदालत में पेश हुए थे और लगातार जो बीजेपी माफ कीजिएगा आपके जो तमाम दिग्गज है उन पर आबकारी नीति को लेकर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है और फिलहाल यहां पर सिसोदिया को भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। आबकारी नीति मामले में मुकदमे में जानबूझकर देरी कर रहे हैं। ये ईडी ने अदालत को बताया कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित अन्य आरोपी जो हैं वो आबकारी नीति मामले में मुकदमे में जानबूझकर देरी कर रहे हैं। बढ़ते खबरों में आगे बात संजय सिंह की करेंगे। संजय सिंह ने बताया तिहाड़ में 6 महीने कैसे बीते। कहा शुरुआती दिन जो थे वो 11 दिन मुश्किल के थे। छोटी सी कोठरी से निकलने की इजाजत नहीं थी। तो कैसे संजय सिंह तिहाड़ में उनका 6 महीना कैसे बीता, इसका जिक्र वो करते हुए नजर आए। देखिए संजय सिंह जो कि अब आबकारी नीति मामले में उन्हें राहत मिल गई है, जमानत पर वो बाहर है और ऐसे में अब तमाम बातों का वो जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब उनसे ये भी पूछा गया कि आम आदमी पार्टी के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अब जेल में हैं, ऐसे में क्या आपके नेताओं का कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, बल्कि अब उनका मनोबल और बढ़ गया है। और देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री केजरीवाल जब से जेल में गए और उसके बाद से आपके जो तमाम कार्यकर्ता है वो विरोध कर रहे हैं, बीजेपी को लगातार निशाने पे ले रहे हैं और प्रदर्शन उनका जारी है। देखिए संजय सिंह ने कहा तिहाड़ में 6 महीने कैसे बीते। जब वो ये बता रहे थे उन्होंने बताया कि 12 दिन तो लगभग ऐसा हुआ कि वो जिस बैरक में थे वहां से उनको बाहर तक निकलने नहीं दिया जाता था। एक छोटा सा मार्जिन था जहां पर सिर्फ उनको बाहर तक आने की इजाजत थी। उसके बाद सुपरिटेंडेंट से मिलकर उन्होंने कहा कि क्या उनको एक आम कैदी के तौर पर भी अधिकार नहीं है। और इसके बाद में उन्होंने कहा कि फिर भी उनके साथ में जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं था। और कुल मिलाकर संजय सिंह अपनी जो जर्नी 6 महीने की रही सलाखों के पीछे की वो बयां करते हैं। उसमें जाहिर तौर पर उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि उनके साथ में किस तरह का व्यवहार हुआ। और अब आगे बढ़ेंगे, बात दिल्ली की होगी जहां से नवजात बच्चों की तस्करी में सीबीआई ने बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल निसंतान दंपतियों को पास से 6 लाख रुपए में ये जो गैंग थी वो बच्चा बेचा करता था। हालांकि अब ये उजागर मामला हुआ, कार्रवाई इसमें हुई, 7 की गिरफ्तारी इसमें अब तक हो चुकी। दिल्ली और हरियाणा में 7 जगह पर एक साथ छापेमारी हुई। सीबीआई ने दिल्ली से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। नवजात शिशुओं को भी बरामद किया है। शिशुओं का 4 से 6 लाख तक में सौदा किया जाता है, ये खुद सीबीआई की तरफ से जानकारी दी गई है। सोशल मीडिया के जरिए ये पूरा नेटवर्क है जो कि फैला हुआ था, जिसके बारे में फिलहाल अभी और भी ज्यादा आगे जांच चल रही है। दरअसल आपको बता दें कि केशवपुरम इलाके में छापेमारी हुई, द्वारका में हुई और रोहिणी में हुई। यहाँ पर कुछ लोगों से पता चला कि यहाँ पर बच्चों के रोने की आवाज उन्होंने सुनी है। परिवार किसी से भी बात नहीं करता था। एक घर में दरवाजा उसका अक्सर बंद होता था। मकान से 1.5 दिन
और 15 दिन का एक बच्चा जो कि बरामद किया गया है। सभी बच्चे बरामदगी के वक्त सो रहे थे। तो आप देखिए कितने बड़े तरीके से ये पूरा जो जाल है वो फैला हुआ था। ये जो पूरा रैकेट था उसका पर्दाफाश अब हो चुका है और इसमें अस्पताल के कर्मचारी भी शामिल। इस गैंग से जो अस्पताल के कर्मचारी है वो भी मिले हुए हैं। गिरोह के सदस्य कथित तौर पर अपने जैविक माता पिता के साथ साथ सैरोगेट माताओं से भी बच्चे को खरीदा करते थे। पूजा, आईवीएफ सेंटर था। आईवीएफ सेंटर पर पहले जो युवतियां होती हैं उनका गर्भ धारण करवाना, फिर उसके बाद उनसे उन बच्चों को खरीदना, फिर उन बच्चों को 4 से 5 लाख रुपए में बेचना और इस बीच में एक महिला जो कि इन बच्चों को रख रही थी उसको 500 रुपए प्रति बच्चे का हर दिन के हिसाब से दिया जाता था कि वो उनकी देखभाल करे। और इस तरीके से ये पूरा नेक्सस काम कर रहा था, जिसमें जरा सोचिए कि किस तरीके से बच्चों को ही बेचा जा रहा था और बच्चों को लेकर ये पूरा गिरोह चल रहा था। जो भी दंपति जिनको बच्चा चाहिए होता था, जिनको बच्चे की दरकार हुआ करती थी, उनको ये लोग बेचा करते थे बच्चा और एक फर्जी दस्तावेज बनाकर उनको गोद दिया करते थे बच्चा। कुछ इस तरीके से नेक्सस काम कर रहा था। महिमा, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल की अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल में एनआईए की टीम पर हमला हो गया। कल आपको बड़ी खबर के तौर पर भी बताया था और इसी पूरे मामले को लेकर सियासत काफी ज्यादा तेज हो रही है। बंगाल में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम पहुंची थी छापेमारी के लिए, लेकिन वहां पर उन्हीं की टीम पर हमला हुआ, गाड़ी के शीशे फोड़ दिया। आपने पत्थर की वो तस्वीर भी देखी होगी। और उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि वो इस समय पर क्यों पूछताछ के लिए पहुंची टीम। उल्टा ममता बनर्जी ने एनआईए की टीम पर ही सवाल उठा दिए, जिसको लेकर काफी ज्यादा बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया ममता बनर्जी पर। कहा कि हमला सहयोग नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है, सोचा समझा प्रयोग है। तो ममता बनर्जी की टिप्पणी और उसके बाद जैसे ही ममता बनर्जी ने कहा, हमने देखा कल दिन भर में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी तमाम बड़े चेहरे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो ममता बनर्जी पर सवाल उठाते हुए नजर आए कि टीम तो छानबीन के लिए पहुंची थी, आपको टीम के साथ सहयोग करना चाहिए था, लेकिन आपने सहयोग नहीं किया और आप इस हमले को सहयोग नहीं कह सकते, ये सोचा समझा प्रयोग था। तो ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर उसी गाड़ी की जिस पर हमला भी किया गया, हम आपको कुछ देर पहले दिखाई रहे थे, गाड़ी के शीशे फोड़ दिए गए। खबर ये भी मिल रही है कि एक अधिकारी फिलहाल घायल हो गया था, जिसका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। लेकिन हम इससे पहले भी कई बार देख चुके हैं रंजना कि पश्चिम बंगाल से ऐसी तस्वीरें सामने आती है, टीम पूछताछ या छापेमारी के लिए जाती है और वहां पर उसी टीम को पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं वहां के कई बार लोकल नेता। जीता जागता उदाहरण था संदेश खाली का मामला। उसमें भी ईडी की टीम पहुंची थी और उसी तरह हमला कर दिया गया था। देखिए, बम धमाके की जांच करने ये टीम पहुंची थी और इसी बीच हमला कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक अधिकारी जख्मी है, 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और आधी रात में छापे क्यों, ममता बनर्जी ने ये सवाल उठाए, जैसा कि महिमा ने भी इसका जिक्र किया। देखिए, हाईकोर्ट ने एनआईए को सौंपी थी जांच। कलकत्ता हाईकोर्ट ने याचिका दायर कर धमाके की जांच एनआईए से कराने की मांग की गई थी और हाईकोर्ट ने 21 मार्च 2023 को अनुमति दी थी इसे लेकर जांच के लिए। तो भीड़ की ओर से पत्थरबाजी की गई, एनआईए की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई और अब इस पूरे मामले में सियासत भी चरम पर है। बढ़ते खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक ही बस में बसा दिया गया पूरा गांव। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एक हैरान करने वाली तस्वीर हरियाणा के पानीपत से निकलकर सामने आई है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल है और ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर भी। 52 सीट की बस में 147 सवारियां भर दी गई, यानी कि सोचिए इस बस में 52 लोगों की बैठने की कैपेसिटी थी और इसमें 147 लोगों को भर दिया गया। भेड़ बकरियों की तरह लोगों को बस में ठूंसा गया। हालांकि जब इसकी जानकारी हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची और देखिए पूछताछ की जा रही। बस की छत पर भारी भरकम सामान रखा गया और 52 लोगों की बैठने की एक बस की कैपेसिटी में 147 लोगों को भर दिया गया। तो बस में ही बसा दिया गया पूरा गांव। ये इसलिए क्योंकि एक हैरान करने वाली तस्वीर हरियाणा के पानीपत से, जहां 52 सीट की बस में 147 सवारियों को भर दिया गया, भेड़ बकरियों की तरह ठूसा गया। बस की छत पर भी भारी भरकम सामान रखा गया और ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये वही बस है जो 52 लोगों की बैठने की क्षमता रखती है, लेकिन इसमें 147 सवारियां भर दी गई। और बस के ऊपर अगर नजर आप डालें तो देखिए किस तरह से ठूस कर सामान ऊपर भी भरा गया है। सोचिए इस तरह के जब हादसे होते हैं तो लोगों की जान चली जाती है, लेकिन फिर भी लोग इससे कभी भी सचेत नहीं हो रहे। पूजा, देखिए, बिल्कुल बड़ी हैरत की बात है और ये कोई पहली दफ़ा नहीं जबकि इस तरह की तस्वीरें सामने आई हो, बल्कि हम देख रहे हैं फिर से कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई। बस में पूरा का पूरा गांव बसा दिया, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 147 लोगों को, जहां पर 52 लोगों की क्षमता वाली बस थी, उसमें बिठा दिया गया। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पंजाब के तरन तारण की। पंजाब के तरन तारण में मानवता शर्मसार हुई है। मानवता शर्मसार होने का मामला, इस पर कांग्रेस ने सवाल भी उठाया। 55 साल की महिला को निर्वस्त्र कर
सड़क पर घुमाया गया। 3 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा। इस महिला का जो कसूर था वो इतना था कि इसके बेटे ने किसी एक लड़की के साथ में शादी की और वो उसको लेकर भाग गया था। महिला को इस तरह से निर्वस्त्र कर दौड़ाया गया। वो दुकान में जाकर छुपती रही, वो बार बार अपनी इज्जत को बचाती रही। बहुत ही शर्मनाक ये तस्वीरें, देखिए ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर दुकान में वो महिला घुसती हुई नजर आ रही है, अपनी इज्जत बचाती हुई नजर आ रही है, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा। अब इस पूरे मामले को लेकर, वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल दागे जा रहे हैं। कांग्रेस भी हमला बोल रही है, बीजेपी भी हमला बोलती हुई नजर आ रही है कि कहाँ गई पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। और कांग्रेस के ऊपर इसलिए भी हमला बोला जा रहा है कि जो कांग्रेस मणिपुर की महिला को लेकर इतने सवाल दाग रही थी, क्या आज उसकी संजीदगी, क्या आज उसकी संवेदनाएं यहाँ पर इस महिला के प्रति नहीं है? क्योंकि तरन तारण का मामला है और जैसे मैंने देखिए जिक्र किया कि इस महिला का कसूर यह था कि बेटा इसका एक लड़की को लेकर भाग गया, जिसके बाद इस महिला को निर्वस्त्र कर सड़कों पर दौड़ाया गया। वो अपनी इज्जत बचाती रही और इसीलिए बार बार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर सवाल उठने, देखिए वो किस तरह से दुकान में जा रही है और अपनी इज्जत को बचाती हुई नजर आ रही है। मानवता का यहाँ पर देखिए जो चेहरा है किस तरीके से सामने आया, वो आप देखिए कि मानवता का कत्ल हो रहा है। दूसरा ये कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर सवाल उठ रहे हैं कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर है, आखिर पंजाब पुलिस को आने में इतनी देरी कैसे हो गई? एक महिला के साथ में अगर इस तरह का अत्याचार हुआ तो अब इस पूरे मामले में कितनी कड़ी से कड़ी सजा होगी? ये सब सवाल लगातार बने और तब तक बने रहेंगे जब तक कि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल जाती।